Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 7th of November to 13th of November. यानी कि 7 November से 13 November तक जो important developments हुई हैं with respect to the field of science and technology वो हम आज के lecture में cover करेंगे. Now let's take a look at the topics we shall cover in this particular lecture. Topics to be covered. कौन से टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पिछले हफ्ते में? एक तो अभी मलेरिया के लिए लेटेस्ट वैक्सीन आई है मॉस्क्यूरिक्स, जिसे डेवलप करा है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसे WHO की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है. जैसे कि आप जानते हो वैक्सीन आपको डिजीज के खिलाफ इम्यूनिटी देती है. तो इंडिया में मलेरिया के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, तो अगर ये वैक्सीन इंडिया के बच्चों को एडमिनिस्टर की जाए तो बच्चे वुड बिकम इम्यून टू मलेरिया, और बच्चों की मलेरिया की वजह से बहुत डेथ्स होती हैं, राइट? तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है, खासकर जब से इस वैक्सीन को WHO से अप्रूवल मिल गया. तो इस इशू को देखेंगे. देन वी टॉक अबाउट मिशन प्रारंभ. आप सबने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इसरो भी चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर की स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, क्योंकि अभी स्पेस सेक्टर में ना सारा का सारा बर्डन इसरो पे है. तो इसरो भी चाहता है दैट प्राइवेट प्लेयर शुड कम एंड शेयर द बर्डन ऑफ द स्पेस सेक्टर. तो वी वांट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मोर एंड मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर. नाउ एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है स्काईरूट. स्काईरूट ने एक अपना लॉन्च व्हीकल बनाया है और उस मिशन का नाम दिया है मिशन प्रारंभ. काफी पाथ ब्रेकिंग मिशन है, क्योंकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर ना सिर्फ इक्विपमेंट बनाता था इसरो के लिए. लॉन्च व्हीकल्स तो इसरो के पास ही थे, बट एक प्राइवेट कंपनी अब आ चुकी है जिसने अपना लॉन्च व्हीकल ही बना दिया है, रॉकेट ही बना दिया. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, और ये इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज के लिए भी है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस काफी बड़ा मुद्दा है, राइट? देन वी टॉक अबाउट बीवर ब्लड मून. अभी रिसेंटली लूनर एक्लिप्स हुआ था, फुल लूनर एक्लिप्स हुआ था ना. जब भी फुल लूनर एक्लिप्स होता है, फुल मून जो होता है वो एक्लिप्स बाय अर्थ होता है, सन की लाइट उस तक पहुंचती नहीं है. तो बिकॉज वो डिम लाइट ही मून तक पहुंचती है और अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो पूरा मून ना आपको रेडिश कलर का दिखता है. उसको हम कहते हैं ब्लड मून फिनोमेना. फुल मून जब एक्लिप्स होगा तो मून का रेडिश कलर होगा, तो हम ब्लड मून कह देते हैं. और इसको ना जो अमेरिका की इंडिजिनस कम्युनिटी है वो फुल मून नाइट को इस साल नवंबर के महीने में ना जो फुल मून नाइट आती है उसे बीवर मून भी कहते हैं. तो ये बीवर ब्लड मून का फिनोमेना हुआ. अभी 8th को ही लूनर एक्लिप्स हुआ था, राइट? तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वाली जगहों पे मून रेडिश कलर का दिखा था, ब्लड मून. अब इसके पीछे की साइंस क्या है वो हम समझेंगे. ऐसा क्यों दिखता है, क्या होता है लूनर एक्लिप्स में वो. देन विल टॉक अबाउट जीन एडिटिंग टू क्योर कैंसर. अभी रिसेंटली जीन एडिटिंग के थ्रू आपने ह्यूमन बॉडी के इम्यून सेल्स को ऐसे मॉडिफाई कर दिया है कि वो इम्यूनिटी वाले जो आपके सेल्स हैं वो आपके कैंसरस सेल को अटैक करते हैं. यानी कि एक इंसान को कैंसर है, आपने उसमें जीन एडिटिंग करी, अब उसके इम्यून सेल्स उसके कैंसर सेल्स को अटैक कर रहे हैं और उसका कैंसर क्योर हो गया. तो ये जो अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, ये जो रिसेंटली इन्वेंशन हुई है, इसको हम स्टडी करेंगे, राइट? और देखो मैंने अब सोच लिया है कि क्योंकि आपका जो ना सिलेबस है जनरल स्टडीज 3 का, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, और उसमें ना पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिस्ट एक टॉपिक है. तो अब हर करंट अफेयर्स की क्लास में ना एंड में मैं आपको आर्टिकल दूंगा एक पर्टिकुलर फेमस साइंटिस्ट के ऊपर, वो आपने खुद पढ़ना है, राइट? तो पर्सनालिटीज का सेक्शन आएगा अब आपके हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में, और उसमें जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ना, सबकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हो. तो इस बार जो पर्सनालिटी आपको मिलेगी वो है मैरी क्यूरी. ठीक है, पियर क्यूरी एंड मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी, एंड बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स दे डाइड आल्सो. है ये आप देखना, ये आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड वाला ही सेक्शन हो गया. और एंड में जैसा हम हमेशा करते ही हैं, सर्टेन क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा, कुछ मेंस टाइप क्वेश्चंस दूंगा जो आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं. नाउ जो एमसीक्यूज होंगे उनके आंसर्स तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं, और जो मेंस टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसे लिख के हमें जरूर दिखाना है. ऑलराइट, चलो फिर
without further ado, let's start with the first topic, Mosquirix vaccine for malaria. Alright, चलो न्यूज में क्या है? The World Health Organization recently approved RTS-S/A S01 Mosquirix. ना याद रखना, Mosquirix ना ब्रांड नेम है उस वैक्सीन का, जो उस वैक्सीन का साइंटिफिक नेम है ना वो ये है RTS-S/A S01. ये आपने याद रखना है. क्लियर? Mosquirix तो याद रहेगा पर ये भी याद रखना है. Mosquirix developed by GlaxoSmithKline, ये कंपनी है, फॉर इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन. ये याद रखना, ये अडल्ट्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए ही है. इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट मलेरिया वॉज अ बिग माइलस्टोन आफ्टर डेकेड्स ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेस. कम से कम 30 सालों से ये प्रोसेस चल रहा है कि मलेरिया से इम्यूनिटी देने के लिए बच्चों को एक वैक्सीन बनाई जाए. WHO approved in October 2021 for RTS-S/A S01 developed by GlaxoSmithKline for immunizing children was a major milestone. Although RTS has modest efficacy, इसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं है, yet फिर भी अगर इसे एडमिनिस्टर किया जाए तो ये लाखों बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं. हाँ, इसकी 100% एफिशिएंसी नहीं है कि जिसको ये वैक्सीन मिलेगी उसको मलेरिया नहीं होगा, पर जितनी भी है कुछ तो जानें बचाएं हम, इसीलिए WHO ने इसे अप्रूवल दिया. ऑलराइट, it took more than 30 years and approximately $700 million for this breakthrough, which underscores the scientific and logistical challenges in developing a vaccine against a parasitic disease like malaria. अभी मलेरिया डिजीज क्या, उस पर हम बात करते हैं, पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन है, इसे कम से कम 30 साल लग गए और $700 मिलियन की तो रिसर्च में पैसा लग गया. इससे पता क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वैक्सीन डेवलप करना और उसे अप्रूव करवाना कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कितना ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है वैक्सीन बनाना. राइट? GSK GlaxoSmithKline has granted Bharat Biotech, इंडिया की कंपनी है, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर Mosquirix, and by 2029 the Hyderabad based company is expected to be the sole global manufacturer of this vaccine. तो GSK ने ना लाइसेंस दे दिया, क्योंकि ये GSK की डिस्कवरी है ना, तो इसका पेटेंट GSK के पास ही है. पर GSK ने ना पेटेंट GSK के पास होने का मतलब कि इसे मैन्युफैक्चर और मार्केट और सेल GSK ही कर सकता है. पर GSK ने ना, इंडिया की कंपनी है भारत बायोटेक, उसे लाइसेंस दे दिया कि आप भी बना सकते हो वैक्सीन और इंडिया में स्प्रेड कर सकते हो. ये इंडिया के लिए अच्छी न्यूज है. और GSK ने यह कहा है कि बाय 2029 पूरी दुनिया में एक लौता ही मैन्युफैक्चरर रह जाएगा, भारत बायोटेक. तो पूरी दुनिया में मलेरियल वैक्सीन भारत बायोटेक ही सप्लाई करेगा बाय 2029. अभी सिर्फ इंडिया में करेगा. सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट न्यूज. विद अ हाईली सक्सेसफुल एंड डिवोटेड वैक्सीन प्रोड्यूसिंग बायोफार्मा इंडस्ट्री, इंडिया शुड बी एबल टू लीड द वर्ल्ड इन वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. नाउ, ये वैक्सीन काम कैसे करती है, इसके बारे में कुछ ना साइंटिफिक डेटा आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में तो आप समझ पाओ. ठीक है? नाउ टेक्निकली इस वैक्सीन का नाम है RTS, S/A S01. ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है. क्लियर? नाउ RTS का मतलब क्या है इसमें? इट इज नेम्ड RTS बिकॉज इट वाज engineered using genes R and T cell of the protein of the Plasmodium falciparum malaria parasite together with a viral surface. Now, ये चीज समझने के लिए एक बारी आपको समझना पड़ेगा कि मलेरिया होता कैसे है. राइट? तो उसकी बात करते हैं. मलेरिया द डिजीज. देखो, मलेरिया आपको होता है मॉस्किटो की बाइट से, पर हर मॉस्किटो की बाइट से नहीं होता है. अगर वो मॉस्किटो इज इन्फेक्टेड बाय अ पैरासाइट और वो फिर मच्छर आपको काट जाए तो आपको मलेरिया होगा. राइट? तो मलेरिया को जो डिजीज होता है वो है पैरासिटिक डिजीज. होता क्या है कि जब अब वो जो पैरासाइट है वो मलेरिया के मॉस्किटो में है, वो मॉस्किटो जब आपको काटेगा तो वो पैरासाइट आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है? अब कौन सा मॉस्किटो के काटने से आपको मलेरिया होता है? फीमेल एनोफिलीज. यही टाइप के मॉस्किटो में होता है. अच्छा, ये मॉस्किटो अगर आपको काट जाए तो कुछ नहीं होता, पर अगर इस मॉस्किटो में वो पैरासाइट है तो आपको मलेरिया हो जाएगा. अब वो पैरासाइट कौन सा है? पैरासाइट का नाम है पी फैल्सीपेरम. एक और मलेरियल पैरासाइट होता है फेमस, जिसका नाम है पी वाइवैक्स.
ना इंडिया में ज्यादातर मलेरिया इसकी वजह से होता है, पर पूरी दुनिया में मलेरिया इसकी वजह से होता है, राइट। नाउ ये जो वैक्सीन हमने बनाई है ना, ये वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देता है अगेंस्ट दिस मलेरियल पैरासाइट। इस मलेरियल पैरासाइट के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं देता, पर इंडिया में ज्यादातर केसेस ही इस पैरासाइट के होते हैं, राइट। तो ये जो आरटीएस है ना, आपने पता क्या करा है, जो मलेरियल पैरासाइट है ना, पी फैल्सीपेरम, पी स्टैंड्स फॉर प्लाज्मोडियम, इसकी बॉडी में ना जो डीएनए, इसके जो जीन्स हैं, उनमें ना टी सेल्स और आर सेल्स, आर सेल और टी सेल्स, इनके प्रोटीन को निकाल दिया आपने। तो आपने बेसिकली क्या करा, इस वैक्सीन में ना जो आर सेल्स हैं, जो पी फैल्सीपेरम के जो आर सेल्स हैं, जो टी सेल्स हैं, इनके प्रोटीन को निकाल के वैक्सीन में डाल दिया। अब इनके प्रोटीन को वैक्सीन में डाल देते हो और वो वैक्सीन आपको मिल जाती है, तो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसे पता चल जाता है कि उसको इम्यूनिटी किसके खिलाफ डेवलप करनी है, पी फैल्सीपेरम के इस प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करनी है। तो कल को जब ये पैरासाइट आपकी बॉडी में आएगा तो आपका इम्यून सिस्टम रेडी होगा, तभी इसका नाम आरटीएस है, आर और टी सेल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एस है वो कैसे है, जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होता है ना, उसके सरफेस पे जो प्रोटीन होता है वो भी आपने इसमें मिक्स कर दिया है। तभी कहते हैं ये जो मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ भी इम्यूनिटी दे सकती है, पर इफेक्टिवनेस कम है, दे सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस का भी प्रोटीन आपने इसमें मिक्स कर दिया। तो पी फैल्सीपेरम के आर और टी सेल्स और एस मिक्स कर दिया। द प्रोटीन वाज देन मिक्स्ड विद एडिशनल HBsAg, ये हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस ही है ये। टू इंप्रूव प्यूरिफिकेशन, हेंस द एक्स्ट्रा एस। तो इसमें एक्स्ट्रा एस कहां है, आरटीएस, आर और टी सेल्स फैल्सीपेरम के, एस आपका हो गया हेपेटाइटिस बी का, और आपने एक्स्ट्रा एस और डाल, ठीक है। अब हर वैक्सीन की ना इफेक्टिवनेस को बेटर करने के लिए ना आप उसमें एक और कंपोनेंट डालते हो, एक और चीज डालते हो, जिसको हम कहते हैं एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या करता है, वैक्सीन की ना इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो आरटीएस वैक्सीन थी, इसकी इफेक्टिवनेस को और बढ़ाने के लिए आपने एडजुवेंट डाल दिया। एडजुवेंट का नाम आपने रखा AS01, ठीक है। तभी इसका नाम है आर और टी सेल, एस से हेपेटाइटिस बी वायरस, दोबारा एस हेपेटाइटिस बी वायरस क्योंकि और डाला है, AS01 इज द एडजुवेंट, ठीक है। ये टेक्निकल डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आर और टी सेल्स प्रोटीन है, हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन है, AS01 इज द एडजुवेंट, बस ये याद रखना, ठीक है। बाय द वे, इस वैक्सीन को WHO से तो अप्रूवल मिल गया, पर अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 3 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, फिर भी मिल गया। नाउ मलेरिया द डिजीज क्या है, मैंने आपको बता दिया है। ये जो फीमेल एनोफिलीज होता है, देखो डिजीज आपको इस पैरासाइट की वजह से हो रहा है, पर ये मॉस्किटो पे बैठ के आपकी बॉडी में घुस रहा है ना। तो इस केस में मॉस्किटो को कहते हैं मलेरिया का वेक्टर, ये वर्ड याद रखना, वेक्टर। वैसे नेचर में 5 मलेरियल पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं, पर सबसे ज्यादा केसेस फैल्सीपेरम के और वाइवैक्स के ही आते हैं। फैल्सीपेरम के इंडिया में ज्यादा आते हैं और वाइवैक्स के ग्लोबली ज्यादा आते हैं, ठीक है। नाउ मलेरिया के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन क्यों बनाई, मलेरिया इतना डेंजरस क्यों है। क्योंकि देखो WHO की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, उसके हिसाब से globally there were an estimated 241 million malaria cases in 2020 in 85 malaria endemic countries. मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज मतलब जहां पे मलेरिया होता है ज्यादा। इंडिया contributed 1.7% of malaria cases and 1.2% of deaths globally. तो इंडिया में बर्डन है अच्छा खासा। Most of this increase came from countries in the WHO Africa region. Malaria deaths increased by 12% globally in 2020. मतलब मलेरिया से डेथ्स बढ़ी हैं compared with 2019, the majority of whom are children under the age of 5. तो डेथ ज्यादातर, अगर मलेरिया हो जाए और आप अडल्ट हो तो फिर भी आप बच सकते हो, बच्चे नहीं सरवाइव कर पाते, इसीलिए बच्चों की वैक्सीन है। To aid scientists in the development of novel vaccines against the infectious disease, long-term continuous funding and regulatory logistic processes must be better followed. ठीक है। बाकी इंडिया का भी एक प्लान है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016-2030। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इंडिया में कौन सी ऐसी स्कीम है जो मलेरिया को एलिमिनेट करने में लगी हुई है। तो दिस इज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 2030। इसका एम क्या है
कि इंडिया से मलेरिया एलिमिनेट ही हो जाए 2030 तक। तो ये 15 साल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी अप्रोच क्या है, वो आप नोट्स में से पढ़ लें। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो, नेक्स्ट इज मिशन प्रारंभ। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस को लेके बहुत बड़ा मिशन है। लेट्स टॉक अबाउट इट। न्यूज में क्या है? India's first privately developed launch vehicle is set to make its maiden flight from Indian Space Research Organization launchpad at Sriharikota in November 15. देखो, अभी तक सैटेलाइट्स तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना रही थी, पर उन्हें लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल चाहिए वो इसरो से ही मिल रहा था। नाउ इंडिया चाहता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस ज्यादा हो, कि लॉन्च व्हीकल्स भी प्राइवेट एजेंसीज बनाना शुरू कर दें, जैसे यूएसए में इलॉन मस्क और जेफ बेजोस बना रहे हैं। राइट नाउ 15 नवंबर को इंडिया की ये पहली कंपनी होगी जो अपने लॉन्च व्हीकल से 3 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करेगी। द मिशन ऑफ हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस, ये कंपनी का नाम है, इज कॉल्ड प्रारंभ। ये इन्हीं का मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं। एंड विल कैरी 2 इंडियन एंड 1 फॉरेन कस्टमर पेलोड्स ऑन द लॉन्च व्हीकल नेम विक्रम। और इन्होंने अपने लॉन्च व्हीकल का नाम रखा है विक्रम। तो स्काईरूट कंपनी है, जो लॉन्च व्हीकल है वो विक्रम नाम का है। अच्छा, इन्होंने अपने लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम क्यों रखा है? बिकॉज टू ऑनर विक्रम साराभाई, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये याद रखना, विक्रम साराभाई इज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, विक्रम सक्सेसफुल लॉन्च विल मार्क अ बिग स्टेप फॉर इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इनफैक्ट स्काईरूट ऑन इट्स वेबसाइट क्लेम्स, स्काईरूट ने कहा है कि अगर प्राइवेट कंपनीज और ज्यादा आ जाएं और लॉन्च व्हीकल्स बना दें तो सैटेलाइट लॉन्च करना वैसा ही हो जाएगा आने वाले समय में, जैसे कि आप कैब बुक कराते हो, टैक्सी बुक कराते हो। स्काईरूट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स टू स्पेस विल सून बिकम एज इजी एज बुकिंग अ कैब, क्विक, प्रिसाइज एंड अफोर्डेबल। ठीक है, नाउ मिशन प्रारंभ एक्चुअली क्या है? प्रारंभ विल सी विक्रम एस, ये लॉन्च व्हीकल है, कैरी 3 कस्टमर सैटेलाइट्स इन सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब ये जो फ्लाइट होगी, ये जो रॉकेट होगा, ये इतनी तेजी से तो नहीं चलेगा कि ये ऑर्बिट में रहे। उससे मतलब इसकी स्पीड तो ज्यादा होगी, पर ये ऑर्बिट में नहीं होगा। और जब तक ये हवा में होगा तब तक वो जो सैटेलाइट्स हैं अपना काम कर लेंगे। सब ऑर्बिटल फ्लाइट लाइक द वंस अंडरटेकन बाय जेफ बेजोस एंड रिचर्ड ब्रांसन ट्रैवल स्लोअर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिट में रहने के लिए एक स्पीड चाहिए, राइट? उतनी स्पीड नहीं है, पर हवा में तो है ये। विक्रम एस रॉकेट इज अ सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल which will carry 3 customer payloads and help test validate technologies. The launch vehicle is called Vikram, विक्रम साराभाई के लिए। Skyroot claims a Vikram rocket can be assembled and launched within 24 hours from any launch site and has the lowest cost in the payload segment. ये कंपनी एम कर रही है और ये कंपनी क्लेम भी कर रही है कि हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो बहुत ही सस्ता है, सस्ता टू मेक, और कभी भी इसे असेंबल करके आप लॉन्च कर सकते हो। हमने इतनी कॉस्ट कम कर दी है, तभी तो ये कह रहे हैं कि लॉन्चिंग सैटेलाइट्स टू स्पेस विल सून बिकम इजी एज बुकिंग अ कैब, क्योंकि इनका लॉन्च व्हीकल ही बहुत सस्ता है। नाउ नीड फॉर दिस मिशन, इस मिशन से फायदा क्या होगा? देखो, एक तो डिमांड सप्लाई मिसमैच फॉर स्मॉल सैटेलाइट। देखो क्या है कि किसी को भी सैटेलाइट लॉन्च करनी है इंडिया से तो वो इसरो को कांटेक्ट करता है, क्योंकि इसरो के पास ही रॉकेट्स हैं। पर देखो, इसरो का ना ध्यान रहता है कि वो बड़ी सैटेलाइट्स लॉन्च करे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। किसी को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है ना, तो इसरो उसको टाइम नहीं देता। इसरो कहता है हमारा दिमाग ही अभी, ध्यान ही बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करने में है। हाँ, अगर कोई बड़ी सैटेलाइट जा रही होगी तो रास्ते में, मतलब बड़ी सैटेलाइट जा रही होगी तो उसके साथ आपकी छोटी सैटेलाइट को हम अटैच कर देंगे, पर हमारा रॉकेट तो बड़ी सैटेलाइट के लिए ही चलेगा। इसीलिए आपको मुंह मांगी डेट नहीं मिलती जिस दिन आप अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सको। तो ये जो विक्रम लॉन्च व्हीकल है ये छोटी सैटेलाइट्स के लिए ही बना है। तो डिमांड सप्लाई जो मिसमैच चल रहा है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, वो मैच हो जाएगा। प्लस इसरो पे जो ऑलरेडी इतना बर्डन है कि किसी को भी सैटेलाइट लॉन्च करनी है इसरो को कांटेक्ट करो, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? मेक सेंस? बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा न्यूज तो यहीं खत्म हो जाती है, बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर के ऊपर, कि स्पेस सेक्टर क्यों प्राइवेटाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है टू प्राइवेटाइज स्पेस सेक्टर। इन स्पेस गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसका काम है टू रेगुलेट
स्पेस सेक्टर। तो इसरो और प्राइवेट एजेंसीज को रेगुलेट करने के लिए इन स्पेस है, प्राइवेट एजेंसीज को फैसिलिटेट करने के लिए इन स्पेस है, और इन स्पेस का मेन मैंडेट है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं, वो ग्रो कर सकें इंडियन स्पेस सेक्टर में। तो ये है, ठीक है। इन स्पेस के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी आप देख लेना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और एजेंसी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसका काम प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, इट इज जस्ट द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। अगर किसी फॉरेन कंपनी को सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो इसरो उनसे पैसे लेके उनकी सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, पर उसके लिए ये कमर्शियल एंगल हो गया, पैसे लेके सैटेलाइट लॉन्च करना, उसको हैंडल करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो का कमर्शियल आर्म है, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज आइटम, बीवर ब्लड मून। अब बीवर ब्लड मून क्यों कहते हैं इसे, पहले तो हम बात करेंगे इसे ब्लड मून क्यों कहते हैं। ब्लड मून यानी कि रेडिश कलर का मून तभी दिखता है जब फुल लूनर एक्लिप्स। अब न्यूज में क्या था, नाइट टाइम स्काई वॉचर्स, अभी जो पिछला ट्यूसडे गया है उसमें आपको अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों को मून रेड कलर का दिखा है, फुल मून रेड। ठीक है, नाउ इसे हम कहते हैं ब्लड मून। और ये कब होता है, ये सेलेस्टियल इवेंट कब होता है, ये होता है फुल लूनर एक्लिप्स। अब फुल लूनर एक्लिप्स कब होता है, यहां से देखना, जब कभी भी मून, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाए। ठीक है, आप जानते हो कि जो आपको रात को मून दिखता है वो सन की ही रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तभी मून आपको दिखता है। पर अगर सन और मून के बीच में डायरेक्टली बीच में अर्थ आ जाए, ठीक है, और अर्थ के भी ना फुल शैडो जोन में मून आ जाए, तो इसे कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। अब होता क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां तक तो सन की रेज जा रही है, ठीक है। अब सन, यहां क्या होता है, ये जो आउटर रिम है ना अर्थ का, वहां से जो अर्थ होती है ना, वो सन की ब्लू लाइट को ना स्कैटर कर देती है, बाहर को फेंक देती है, बच जाती है रेडिश लाइट। रेडिश लाइट मून तक पहुंचती है और आप रिफ्लेक्ट होके अर्थ के पास आती है, राइट। तो इसीलिए रेडिश लाइट में अगर आप देखो, रेड लाइट में अगर आप मून को देखोगे तो मून तो रेड कलर का दिखेगा। तो इसीलिए क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है और रेडिश लाइट ही सन की यहां तक पहुंचती है इस रीजन में, इसीलिए ये मून आपको रेड कलर का दिखता है ना। देखो एक होता है फुल लूनर एक्लिप्स, एक होता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। देखो ये जो होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसे हम कहते हैं फुल शैडो जोन। अगर आपका मून इस जोन में होता है तो फुल लूनर एक्लिप्स है, अगर आपका मून इस जोन में है तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है, यानी कि मून आधा कटा होगा क्योंकि सन, अर्थ ने उसे ब्लॉक करा होगा, राइट। ना ब्लड मून आपको हमेशा दिखेगा फुल शैडो जोन में, पार्शियल शैडो जोन में नहीं। अब ये जो फुल शैडो जोन है इसे हम कहते हैं अम्ब्रा, UMBRA, और ये जो पार्शियल है इसे कहते हैं पेनम्ब्रा। यहां पे ब्लड मून नहीं दिखेगा और यहां पे पार्शियल लूनर एक्लिप्स है। ये फुल लूनर एक्लिप्स में जब आएगा तो मून आपको रेड कलर का दिखेगा, डिम डिम मून दिखेगा। क्लियर, बस इतना ही। A total lunar eclipse occurs when Earth casts shadow completely over full moon, blocking reflection of all direct sunlight from the lunar orb and dimming the color of the moon to a reddish color, blood moon. This is only possible when the orbits of Earth, Moon and Sun align so that Moon is directly behind Earth relative to the Sun. Otherwise, Moon passes above or below Earth's shadows because its orbit around Earth is usually tilted. Now, reddish color क्यों आता है? क्योंकि यहां से देखो ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगी रिम पे और अम्ब्रा में सिर्फ रेड लाइट जाती है, इसीलिए यही रीजन दिया हुआ है। नाउ नासा ने बताया है कि जनरली फुल लूनर एक्लिप्स यानी कि ब्लड मून अकर करता है एवरी 1.5 ईयर्स, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जनरली ऐसा होता है, पर कई बार ये पैटर्न स्किप हो जाता है, पर जनरली 1.5 ईयर लगते हैं दोबारा इस साइकिल को रिपीट करने में। खैर इस साल 2 बार आ चुका है फुल लूनर एक्लिप्स, ठीक है, बट अगले साल 2025 में आएगा। कहने का मतलब है कि थोड़ी इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, पर जनरली 1.5 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। टोटल लूनर एक्लिप्सेस occurs on average about once every year and a half according to NASA, but the interval varies. Tuesday's event will mark the second blood moon this year, following the one in mid-May. Mid-May में भी आया था और अब नवंबर में भी आ गया। Now
इसे ब्लड मून तो कहते हैं, ये आपको समझ आ गया, ये रेड कलर का दिखता है। इसे बीवर ब्लड मून क्यों कहते हैं? देखो नवंबर के महीने में ना जो अमेरिका की रेड इंडियन कम्युनिटी नहीं है, इंडिजिनस कम्युनिटी, देखो अमेरिका में तो यूरोपियंस आ गए, उससे पहले जो लोग रहते थे उनका अपना कैलेंडर था, अपना सिस्टम था। उस सिस्टम में जो नवंबर के महीने की फुल मून नाइट होती है ना, उसे ये बीवर मून कहते हैं। अब फुल मून नाइट अगर फुल लूनर इक्लिप्स के साथ कोइंसाइड करे तो ये बन जाता है बीवर ब्लड मून। बस इतना ही है। क्लियर? मेक सेंस? चलो अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जीन एडिटिंग टू क्योर कैंसर। ठीक है, सिंपल सी न्यूज है। जीन एडिटिंग आपको पता है आपके डीएनए के साथ ही छेड़छाड़ करे ताकि आपके फीचर चेंज हो जाए। अब देखो क्या होता है कि ना कई लोगों को कैंसर हो जाता है। ठीक है, कैंसर का मतलब आपकी बॉडी में सेल्स बहुत ज्यादा हैं, कैंसरस सेल्स बहुत ज्यादा हैं। अब ना एक तरीका ढूंढा है, आपने ना एक तरीका ढूंढा है कि आप ही के इम्यून सिस्टम, आप ही के इम्यूनिटी सेल्स कैंसर सेल्स को अटैक करें। होता क्या है कि आपके इम्यून सेल्स में ना ऐसे प्रोटीन होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करते नहीं। अगर आप उन इम्यूनिटी सेल्स को जेनेटिक एडिटिंग से मॉडिफाई कर दो तो उनके रिसेप्टर्स कैंसर सेल को ढूंढेंगे और उसको अटैक करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये जीन एडिटिंग से आपने टेक्निक निकाली है बस। अच्छा, जब आप इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके कैंसर को क्योर करते हो तो उस थेरेपी को कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। बस यही करा है। अच्छा, जिस टेक्नोलॉजी से इन्होंने जीन एडिटिंग करी है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम को चेंज करा है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर। आप सबने सुना होगा। ठीक है, बाकी बस यही है हाउ इट वर्क्स, मैंने आपको समझाई दिया। छोटी सी न्यूज है। हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे फायदे क्या होंगे अगर ये थेरेपी प्रेवलेंट हो जाए? अभी तो रिसर्च स्टेज पे है। फायदे क्या होंगे? देखो, एक तो पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट होगा, आप ही के इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करके आप ही के कैंसर सेल्स को हटा देंगे। दूसरा, देखो कीमोथेरेपी, जनरली कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी से आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट इम्यूनोथेरेपी में वो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो आपको जो ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी, बच जाओगे उससे। मेक सेंस? तो ये दो फायदे हैं और बहुत सारे फायदे। क्लियर? नाउ अब हम आ जाते हैं पर्सनालिटीज पे। मैरी क्यूरी, तो मैंने ना आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करा है इंडियन एक्सप्रेस का, इधर लिखा नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ये है नाम आर्टिकल का, रिकॉलिंग द लेगेसी ऑफ मैरी क्यूरी ऑन हर 155th बर्थ एनिवर्सरी। नाउ आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि उनकी अभी 155th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो ये आर्टिकल आपने गूगल पे टाइप करना है ये नाम, और आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल मिल जाएगा। प्लीज इस आर्टिकल को पढ़ना। पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करना है आपने। क्लियर? चलो, अब लेक्चर होता है हमारा आज का खत्म, तो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस लेक्चर। ओके, नाउ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस में पहले एमसीक्यूज देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा मेंस अ डे, यानी कि आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कौन सा मेंस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, पहले एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements regarding full lunar eclipse. A full lunar eclipse occurs when the moon lies in the penumbra of the earth. Okay, generally a total lunar eclipse occurs every 1.5 years. Which of the above statement are correct? Only one, only two, both? Neither. Question number 2, consider the following statements regarding in space. It shall act as a regulator in the space sector for both ISRO and private space agencies. It shall act as a commercial arm of ISRO. It shall ensure smooth collaboration between ISRO and private players for joint space missions. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. राइट? इन दोनों एमसीक्यूज के आंसर्स आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने हैं, बिकॉज आई वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट। ऑलराइट, और अब बारी है मेंस टाइप क्वेश्चन। इसका आंसर भी आपने लिखना है 250 वर्ड्स। लेट्स टेक अ लुक। Private participation in India's space sector is not only the requirement of the day, but it also has the potential to take India's space program to new heights. दोबारा रिपीट कर देता हूं। Private participation in India's space sector is not only the requirement of the day, but it also has the potential to take India's space program to new heights. Examine this statement in the light of role played by InSpace in India's space sector. 250 words. All right, make sense?
Now, with that, we come to an end of this lecture. Thank you so much for watching, and I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to entertain them all. Alright then. That's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.